तो पढ़ के आए हो? यस सर। यस। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। अपन जो आए हैं वो सही हैं, जो बाकी आ जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी पावर। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम करेंगे सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चंस दिखेंगे स्क्रीन पे, आंसर्स देने हैं आपको चैट पे। तो स्टार्ट करते हैं। यह है पहला क्वेश्चन। A force produces an acceleration of 1 meter per second square है on an object of mass 1 kg. This force is defined as। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बेसिकली मास इनटू जो एक्सीलरेशन है, ये क्या होता है? फोर्स। तो क्या दे रखा है? फोर्स 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। मास भी एसआई यूनिट में दे रखा है, एक्सीलरेशन भी एसआई यूनिट में दे रखा है। तो 1 इंटू 1, फोर्स भी एसआई यूनिट में आ जाएगा। और एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो 1 न्यूटन इज द आंसर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, अ मास m falls freely from rest. The linear momentum after it has fallen through a height h is g acceleration due to gravity। एक मास h हाइट से फ्री फॉल करता है, तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा h हाइट फॉल करने के बाद? तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी कि h हाइट से हमने एक पार्टिकल को ड्रॉप किया, तो जब वो पार्टिकल जमीन से टकराएगा उसकी स्पीड √2gh होती है। ये हमें याद रखनी होती है, और बाई चांस याद नहीं भी है तो भी निकाली जा सकती है। v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ठीक है, 2as इस वाले फॉर्मूले से। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, a की जगह g आ जाएगा, s की जगह h आ जाएगा। तो वेलोसिटी इज √2gh एंड मोमेंटम जो है ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो करेक्ट आंसर इज सेकंड वन। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। ध्यान रखना है, इनकरेक्ट बताना है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं और हम जल्दबाजी में क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते और लगता है स्टेटमेंट करेक्ट है और मार्क कर देते हैं। तो इनकरेक्ट हमसे पूछा हुआ है, तो जब भी इनकरेक्ट दिया हो थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर एक्शन एंड रिएक्शन। इनकरेक्ट पूछा है, तो दीज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एक्शन रिएक्शन दो अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं, हमने कुछ पॉइंट्स लिखे ही थे, दोबारा से बता देता हूं। एक्शन रिएक्शन दो अलग अलग बॉडी पे लगते हैं, सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। जो एक्शन करता है उस पे रिएक्शन होता है, और जिस समय एक्शन होता है उसी समय रिएक्शन होता है, टाइम में भी अंतर नहीं आता। जिस नेचर का एक्शन होता है उसी नेचर का रिएक्शन होता है। तो ये सारी चीजें हमने एक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ी थी। So these act on two different bodies. This is a correct statement. These are equal in magnitude but opposite in direction. This is also correct statement. These act on a single body. एक ही बॉडी पे नहीं लगते, अलग अलग बॉडी पे लगते हैं। देखो ऐसे फर्स्ट और थर्ड से तो वैसे ही समझ आ जाना चाहिए। अगर वन करेक्ट है तो या तो फर्स्ट होगा या थर्ड होगा, या तो अलग बॉडी पे लगेंगे या सिंगल बॉडी पे। तो हम कई बार दिमाग भी लगा सकते हैं कि यार गिवन ऑप्शंस में से अगर एक ही सही है तो या तो फर्स्ट होना चाहिए या थर्ड, सेकंड और फोर्थ देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज होता तो सारे देखने पड़ते। ठीक है, फिर भी अपन फोर्थ वाला देख लेते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन नेवर बैलेंस ईच अदर।
तो वो जब अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं तो बैलेंस कैसे करेंगे भाई? एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं, अगर दो फोर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं तो वो एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते। तो नेवर बैलेंस ईच अदर, ये भी करेक्ट है, हमसे इनकरेक्ट पूछा था, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। इनकरेक्ट ऑप्शन इज दीज एक्ट ऑन अ सिंगल बॉडी। ठीक है, यस सर। यस। चलो ये क्वेश्चन करो। यू आर थ्रोन आउटर साइड व्हेन योर कार सडनली टेक्स अ टर्न, which law of Newton is involved in this? तो जब कार टर्न लेती है, हम बाहर की तरफ फेंके जाते हैं, एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, किस लॉ से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो देखो ये हमने क्लास में डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया वाले केसेस माने जाते हैं जहां पर बॉडी अपनी स्टेट के चेंज को रेजिस्ट करती है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है। जैसे बस चल रही है, अचानक से रुकती है तो पैसेंजर आगे की तरफ गिरता है, क्यों? क्योंकि पांव रेस्ट में आते हैं लेकिन अपर बॉडी मोशन में होती है। बस अचानक से स्टार्ट होती है तो पैसेंजर पीछे की तरफ झटका लगता है, क्यों? कि पांव मोशन में आते हैं, अपर बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है। बस या कार टर्न लेती है तो पैसेंजर बाहर की तरफ फेंके जाते हैं, क्योंकि पैसेंजर तो उसी डायरेक्शन में जा रहे थे। अब कार ने टर्न लिया तो कार के रिस्पेक्ट में वो आउटर साइड में चले जाते हैं। तो ये सब हम किससे रिलेट करते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया, विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ऐसे क्वेश्चन का जब आंसर देना होता है तो फर्स्ट लॉ आंसर दिया जाता है। एक्चुअली फर्स्ट लॉ भी सेकंड से डिराइव हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब स्पेशली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट अपनी इनर्शिया मतलब डायरेक्शन को, स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को मेंटेन करने की कोशिश करता है, तो उसका जो कारण बताया जाता है वो फर्स्ट लॉ ऑफ जो न्यूटन है या न्यूटन फर्स्ट लॉ वो बताया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज सेड टू बी इनर्शियल इफ, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल कब बोला जाएगा? गिवन ऑप्शन में से बताना है। इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन मोस्ट सुटेबल है? तो देखो, इनर्शियल फ्रेम हमने क्या डिस्कस किया था? इनर्शियल फ्रेम बाय डेफिनेशन वो फ्रेम होता है जिसका एसिलरेशन 0 होता है, और इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो भी एसिलरेटेड फ्रेम है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। तो बाय डेफिनेशन तो कोई भी फ्रेम इनर्शियल नहीं बोल सकते, क्योंकि एसिलरेशन एक रिलेटिव क्वांटिटी है। तो अलग अलग फ्रेम का भले किसी के रिस्पेक्ट में एसिलरेशन 0 है तो दूसरे के रिस्पेक्ट में नॉन 0 हो सकता है। तो नॉर्मली हम अर्थ को इनर्शियल फ्रेम मान लेते हैं। तो बेसिकली इनर्शियल फ्रेम की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्योंकि जब हम एसिलरेटेड फ्रेम्स की बात करते हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो वहां पे न्यूटन्स लॉ डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होता, हमें सूडो फोर्स लगाना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहां पे हम न्यूटन्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं होते। ठीक है, बाकी अप्लाई करने के लिए हम एक फिक्टिशियस इमेजिनरी फोर्स मानते हैं जिसको सूडो फोर्स बोलते हैं। तो अब गिवन ऑप्शन में देखो, फ्रेम एसिलरेट या डिसिलरेट कर रहा है, मतलब एसिलरेशन है उसका, तो इनर्शियल फ्रेम वैसे ही नहीं होता। तो जनरली अब हम इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोलेंगे? जिस फ्रेम में न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होंगे वो इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा, अदरवाइज नॉन इनर्शियल हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस इंडिकेट्स। फोर्स टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस का एरिया क्या बताता है? देखो क्या बोला है, फोर्स टाइम ग्राफ वर्सेस टाइम एक्सिस, तो टाइम के साथ बात कर रहे हैं। तो फोर्स टाइम का ग्राफ है, कुछ भी ग्राफ हो, इसका एरिया, तो हमने देखा है एरिया जो है वो बेसिकली इंटीग्रेशन को डिनोट करता है, तो इंटीग्रल एफ डी टी बोल सकते हैं हम इसको। तो
एफ डी टी, फोर्स का इंटीग्रेशन, ये किसकी डेफिनेशन होती है? इम्पल्स। तो फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? इम्पल्स। अब किसी ने लीनियर मोमेंटम बोला तो ध्यान रखना है, इम्पल्स लीनियर मोमेंटम नहीं होता, इम्पल्स होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो अगर चेंज इन लीनियर मोमेंटम दिया होता तो हम बोल सकते थे वो ऑप्शन। तो फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया हमें इम्पल्स देता है। बाय डेफिनेशन इम्पल्स इज इंटीग्रल एफ डी टी विच इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, अ फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ऑफ a1 इन अ बॉडी and the same force produces an acceleration of a2 in another body. If the two bodies are combined and the same force is applied on the combination, the acceleration produced in it is. इसका बताओ क्या आंसर आएगा? देखो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करें? फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ए ऑफ a1 इन अ बॉडी एंड द सेम फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ऑफ a2 इन अनदर बॉडी। तो फोर्स सेम है, तो मान लो फोर्स है F, तो फर्स्ट केस में वो हो जाएगा m1a1 और सेकंड केस में हो जाएगा m2a2। अनदर बॉडी है तो मास अलग अलग हो सकता है दोनों का। अब दोनों बॉडी को कंबाइन करके सेम फोर्स लगाया, तो दोनों बॉडी को कंबाइन किया तो जो मास है वो हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू ए, ये आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू, अब m1 को हम क्या लिख सकते हैं? F बाय a1, m2 को क्या लिख सकते हैं? F बाय a2 इंटू ए। F कट गया, क्या जाएगा? 1 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लोगे तो ऊपर आ जाएगा a1 प्लस a2, नीचे a1 a2 इंटू ए। यहां से a की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी a1 a2 बाय a1 प्लस a2। तो दिस इज द आंसर। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी लेकिन सिंपल क्वेश्चन ही था। सर लास्ट स्टेप में मेरे से मिस्टेक हुई। ध्यान दो ना बेटा, तो वही है, गलती गलती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम या ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यही चीज है। सब्जेक्टिव होता है तो तुम्हें कुछ मार्क्स मिल जाते हैं स्टेप्स के। ऑब्जेक्टिव में यह है कि हमने कितना 80% भी सही किया है या 99% भी सही किया है, 1% गलती है तो भी नेगेटिव मार्किंग या 0 मार्किंग हो जाएगी। तो वो चीज ध्यान रखनी है। तो गलतियां होती हैं लेकिन कोशिश करनी है कि वो गलती रिपीट ना हो आगे। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, द प्रोपल्शन ऑफ अ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। रॉकेट जो जाता है वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? तो रॉकेट प्रोपल्शन जो होता है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या होता है रॉकेट में? रॉकेट में डिफरेंट स्टेजेस पे क्या किया जाता है, उससे मास अलग किया जाता है। जैसे ये मान लो इसकी वेलोसिटी अभी है v और इसका मास है कुछ m, तो क्या किया जाता है, इसमें से कुछ मास इजेक्ट कर दिया जाता है। मान लो हमने स्मॉल m इजेक्ट किया अपोजिट डायरेक्शन में कुछ v डैश स्पीड से, तो इसके कारण ये जो बचा हुआ मास है m-1, इसकी स्पीड बढ़ जाती है, या इसको हम v1 बोल दें, ये v2 हो जाती है। तो एक्चुअली क्या होता है, किसी भी चीज को डायरेक्ट इतनी वेलोसिटी देना कि वो अर्थ की फील्ड से बाहर चले जाए या बहुत दूर चली जाए, पॉसिबल नहीं होता। तो स्टेजेस में क्या किया जाता है, रॉकेट से मास को इजेक्ट किया जाता है। मास को इजेक्ट करने से क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन से ये v2 v से ज्यादा आ जाएगा। कैसे? जैसे हम मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगाएं तो p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल करेंगे, तो p इनिशियल क्या हो गया m। अब मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, हमने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m माइनस m इंटू v2, और नीचे ये नेगेटिव हो गया तो माइनस m v1। तो जो v2 आएगा देखोगे यहां से तो आ जाएगा mv प्लस mv1 अपॉन m माइनस m। तो चलो उसको मैं अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ दोनों जगह। अब देखो ये जो टर्म है m माइनस m अपॉन m माइनस m, ये 1 से बड़ी आएगी छोटी आएगी?
ये वाली टर्म, सर बड़ी आएगी। ये 1 से बड़ी आई तो ये v से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखो यही फैक्टर v से ज्यादा हो गया, जबकि इसमें एक और फैक्टर ऐड हो रहा है। तो इस तरह से जो रॉकेट की फाइनल वेलोसिटी है वो ज्यादा हो जाएगी इनिशियल से। ठीक यस है, सर। यस। इसी कॉन्सेप्ट पे रॉकेट प्रोपल्शन बेस्ड होता है कि उसमें से मास रिलेटिव वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंका जाता है। बेसिकली एक तरीके से ऐसा भी मान सकते हो, जिस मास को हमने इजेक्ट किया उस पर नीचे की तरफ फोर्स लगा तो वो ऊपर की तरफ एक फोर्स देता है। एक्शन रिएक्शन पेयर की बात करें अगर हम, तो ऊपर की तरफ फोर्स मिलता है जिससे रॉकेट जाता है। ऐसे हमने दिवाली के रॉकेट भी ऐसे ही होते हैं, उसमें से क्या होता है, मसाला जलता है, नीचे की तरफ क्या निकलता है, गैस निकलती है रिलेटिव वेलोसिटी से, जो ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है। ये किस पे बेस्ड होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सर उसकी तो एक बार में स्पीड बढ़ती है ना? नहीं, तो एक बार बढ़ गई ना, फिर वो और ऊपर गया, फिर जहां जरूरी है वहां पे मास को और इजेक्ट कर देंगे। तो रॉकेट तुमने देखा होगा उसमें ऐसे चैम्बर्स से रहते हैं जनरली, ऐसे अलग अलग चैम्बर्स रहते हैं रॉकेट में। हाँ सर, फिर वो एक हाइट पे जाके डिटैच हो जाते हैं। हाँ, तो ये क्या होता है, ऐसे जैसे जो भी चैम्बर्स बनाए जाते हैं तो अलग अलग स्टेजेस पे, जैसे अपन ने पहले तो अर्थ से कुछ वेलोसिटी दी, तो उस वेलोसिटी के कारण वो गया, काफी दूर तक गया। अब उधर पे अपन ने देखा कि अब इसको और मतलब वेलोसिटी देने की जरूरत है, तो वहां से मास को और इजेक्ट किया। और फिर क्या होता है, उसकी डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। जैसे मास को अपन कुछ एंगल पे इजेक्ट करेंगे तो रॉकेट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हवा में ऐसा तो है नहीं कि तुम कोई स्टीयरिंग से कंट्रोल कर सकते हो उसको। ये सब कंट्रोलिंग भी किससे होती है, मोमेंटम कंजर्वेशन के बेसिस पे ही होती है। ठीक है, यस सर। जैसे कोई तुम मूवी भी देखते होगे स्पेस वाली, जैसे ग्रेविटी वगैरह इस तरह की, तो ये सब कई चीजें उसमें आती हैं, कॉन्सेप्ट आता है। जैसे अपने को डायरेक्शन देनी है तो मोमेंटम कंजर्वेशन है, गैस को अगर अपन सीधे इजेक्ट करेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, एंगल पे तो स्पीड भी बढ़ेगी, डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है। हाँ, जैसे शैली ने बताया मंगलयान, वो देखी हो, मिशन मंगल वाली मूवी देखी हो, तो क्या करते हैं, रॉकेट जब उधर पे होता है तो उसको जब अर्थ के नजदीक आता है तो वहां से उसमें से गैस या मास इजेक्ट करके उसकी वेलोसिटी बढ़ाते हैं, तो उसकी ऑर्बिट का साइज बढ़ता जाता है और फिर फाइनली वो मंगलयान की ऑर्बिट में पहुंचा देते हैं। ठीक है। यस यस सर। सर चलो, ऐसे में एक्सेलरेशन जो अपोजिट लगता है वो भी तो स्पीड कम करता हो। कौन सा एक्सेलरेशन अपोजिट लगता है? ग्रेविटी। नहीं, ग्रेविटी तो एक लिमिट के बाद खत्म हो जाती है। जैसे हाइट जैसे से बढ़ती जाती है ग्रेविटी का इफेक्ट कम होता है, तो अर्थ के सरफेस के पास में ग्रेविटी इफेक्ट ज्यादा होता है। तो उससे जब दूर चला जाता है तो ग्रेविटी का इफेक्ट तो बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है। फिर जो पार्ट ऑफ मतलब ऑब्जेक्ट है उस पर से सिर्फ ये स्पीड मैटर करती है, ज्यादा ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं रहता। और जब अर्थ से ग्रेविटेशन चैप्टर अगर पढ़ा हो तुम लोगों ने, मैंने पढ़ने को बोला तो था, वीडियो शेयर किए थे, तो अर्थ से जब किसी दूरी पर हम उसको ऑर्बिट में सेट कर देते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अर्थ की तरफ लाने की बजाय उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर देता है। जैसे हम सैटेलाइट्स वगैरह को ऑर्बिट में छोड़ देते हैं तो उस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन वो फोर्स उसको क्या करता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, जिसके कारण ही सैटेलाइट अर्थ के अबाउट घूमती रहती है। तो वहां पे ग्रेविटी का इफेक्ट नीचे लाने की बजाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना, यानी सर्कल में घुमाने में हेल्प करने में चलाना। ठीक है। यस चलो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करो। A student initially at rest on a frictionless frozen pond throws a 2 kg hammer in one direction. After the throw, the hammer moves off in one direction while the student moves off in other direction. Which of the following correctly describes the above situation? इसको देखो, और देखो यही जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, ट्रांसलेशनल मोशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और रोटेशन में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई क्वेश्चंस आते हैं इन पे बेस्ड। देखो इसमें ये भी अब मोमेंटम कंजर्वेशन का ही क्वेश्चन है। तो क्या रखा है, स्टूडेंट इनिशियली रेस्ट पे था एक फ्रोजन पॉन्ड पे। तो फ्रोजन पॉन्ड मतलब फ्रिक्शन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और उसके हाथ में हथौड़ा था। ठीक है, तो अब क्या कहता है कि आफ्टर दी, इसने हथौड़े को फेंक दिया, तो हथौड़े को इसने फेंका, और क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है तो हथौड़े को फेंकेंगे, जैसे रिकॉइल होता है, गन से बुलेट निकलती है रिकॉइल होता है, वैसे ही अगर कोई
फोर्स बैलेंस करने वाला नहीं, जनरली तो फ्रिक्शन बैलेंस कर देता है, लेकिन अगर फ्रिक्शन लेस बॉन्ड है तो जितना मोमेंटम इसने हथौड़े को दिया उतना ही मोमेंटम इसको भी मिलेगा, मैग्नीट्यूड वाइज। डायरेक्शन अलग अलग होगी दोनों की, मैग्नीट्यूड से। जैसे हथौड़े का मास है 2 kg, अब इसको अगर वेलोसिटी वी दी होगी, मान लो बॉय का मास है 30 kg, तो वेलोसिटी कम आएगी, डेफिनेटली बात है, ठीक है ना। मोमेंटम जो आएगा हैमर का, मैग्नीट्यूड में वो बॉय के मोमेंटम के बराबर ही होता है, ठीक है। तो मोमेंटम दोनों का बराबर होगा। अगर 2v की बात करें तो 30 इंटू वी डैश, तो बॉय की वेलोसिटी कम आएगी, ध्यान रखना, मोमेंटम सेम रहता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाय 2m लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर तो होता है पी स्क्वायर बाय 2m। तो ऐसे केसेस में मोमेंटम तो सेम है, तो जिसका मास ज्यादा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी कम आएगी। जब बुलेट के केस में भी, जैसे गन से हमने बुलेट को फायर किया, तो जितना मोमेंटम बुलेट को मिला उतना ही हमको भी मिलेगा, लेकिन हमारा मास ज्यादा है तो हमारी वेलोसिटी कम आएगी और हमारी काइनेटिक एनर्जी भी कम आएगी। और काइनेटिक एनर्जी सिर्फ वेलोसिटी से नहीं देख सकते, तो इसलिए हाफ एम वी स्क्वायर से देखने की बजाय हम इस तरीके से देखते हैं पी स्क्वायर बाय 2m, क्योंकि मोमेंटम सेम है तो जिसका मास ज्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम आएगी। तो स्टूडेंट का मास ज्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम आएगी, और हैमर का मास कम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आएगी। तो गिवन ऑप्शन में क्या था, फर्स्ट ऑप्शन था हैमर विल हैव द मोमेंटम विद ग्रेटर मैग्नीट्यूड, स्टूडेंट सेकंड में स्टूडेंट का ग्रेटर मैग्नीट्यूड। ये गलत है, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड दोनों का सही सेम होगा और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आएगी जिसका मास कम होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो उसके बाद ये क्वेश्चन करो, व्हाइल वी कैच अ क्रिकेट बॉल वी कैच इट एट द फ्रंट एंड मेक द हैंड्स मूव विद द बॉल बैकवर्ड्स, व्हाई इज दैट? जब हम बॉल को कैच करते हैं तो हम उसको पकड़ के हाथों को पीछे ले जाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो ऑप्शंस दे रखे हैं कुछ, उसको सेलेक्ट करो। तो देखो, इसको हम हाथ को ऐसे पीछे क्यों ले जाते हैं? टाइम बढ़ जाए, टाइम बढ़ने से क्या होता है, फोर्स कम हो जाता है। इंपल्स तो सेम रहता है, देखो इंपल्स में कोई चेंज नहीं आता। इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, तो वो तो सेम ही है भाई। बॉल की जो भी वेलोसिटी थी फाइनली उसको रेस्ट पे लेके आना, तो इनिशियल मोमेंटम एम बी, फाइनल 0, हर केस में इंपल्स तो सेम है। लेकिन इंपल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। अब हम जितना ज्यादा टाइम लगाएंगे उसको रेस्ट में लाने में, उतना फोर्स क्या हो जाएगा, कम लगाना पड़ेगा, तो हमारे हाथ में उतनी कम चोट लगेगी या उतना कम दर्द होगा, ठीक है यार, उतनी मतलब हमको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम टाइम बढ़ाना चाहते हैं जिससे कि फोर्स डिक्रीज हो जाए, क्योंकि इंपल्स सेम रहेगा बॉडी का मोमेंटम इनिशियल से 0 करने के लिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, अ लिफ्ट इज गोइंग अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इट स्लोज डाउन, अ पर्सन इन दैट लिफ्ट एक्सपीरियंसेस। तो लिफ्ट ऊपर जा रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ब्रेक लगाए तो लिफ्ट स्लो डाउन होगी, तो पर्सन क्या करेगा? वेट ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, कम करेगा, 0 करेगा, क्या करेगा? तो देखो इसमें क्या दे रखा है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है पहले तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इट स्लोज डाउन, तो ऊपर जा रही है और स्पीड कम हो रही है, यानी कि एसिलरेशन डाउनवर्ड होगा। ब्रेक अप्लाई किए मतलब वेलोसिटी के ऑपोजिट एसिलरेशन है, इसी को ब्रेकिंग बोलते हैं, इसी में स्पीड कम होती है। अब जो पर्सन वेट एक्सपीरियंस करेगा, तो एक्चुअली देखो ऐसे केस में हम जानते हैं कि वेट जो है वो क्या हो जाता है, m इंटू जी इफेक्टिव। और जब लिफ्ट ऊपर एसिलरेट करती है तो जैसे सूडो फोर्स एसिलरेशन के ऑपोजिट लगता है नीचे की तरफ m में, mg भी नीचे, तो इस केस में g इफेक्टिव g प्लस a हो जाता है। और डायरेक्शन ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट नहीं है, एसिलरेशन की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो अगर एसिलरेशन ऊपर होता है तो जी इफेक्टिव जी प्लस ए हो जाता है, एसिलरेशन नीचे की तरफ होता है तो जी इफेक्टिव जी माइनस ए हो जाता है। तो इस गिवन केस में एसिलरेशन नीचे की तरफ है तो जी इफेक्टिव हो जाएगा जी माइनस ए, तो जो वेट है वो एम जी से कम आ जाएगा, तो एक्चुअल वेट से
कम वेट एक्सपीरियंस करेगा जो पर्सन है लिफ्ट में। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, फ्रिक्शन इज ऑलवेज, इसका आंसर बताओ, फ्रिक्शन हमेशा कैसे होता है? देखो इसमें मैक्सिमम लोगों ने आंसर दिया है फर्स्ट, फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी। गलत है। हमने क्लास में डिस्कस किया था कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जैसे अगर हम एक टेबल के ऊपर एक बुक रख के ले जा रहे हैं और टेबल को खींच रहे हैं, अगर टेबल चल रहा है राइट की तरफ, बुक भी उसके साथ चल रही है, तो बुक पे फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? अपोजिट। अपोजिट मतलब क्या? हमने टेबल को खींचा, टेबल पे फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? टेबल पे अपोजिट लगेगा सर। टेबल पे पीछे लगेगा, बुक पे तो आगे लगेगा ना, बुक को तो फ्रिक्शन ही चला रहा होगा ना। Yes. सर। फ्रिक्शन तो मोशन की डायरेक्शन में लग रहा है बुक में, तो फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ये चीज हमने क्लास में डिस्कस भी की थी, फिर भी मैक्सिमम लोगों ने गलत किया। तो फ्रिक्शन डज नॉट अपोज द मोशन, इट अपोज द रिलेटिव मोशन। और फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो बाकी ऑप्शन भी पढ़ लो, ऐसा नहीं हो एक ऑप्शन पढ़ के सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है ना, जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, स्टेटमेंट वगैरह, कम से कम वही न्यूमेरिकल वैल्यू वाले हो तो चलो फिर भी चलता है, स्टेटमेंट हो तो सब पढ़ लो एक बार। क्या पता नीचे ऑल ऑफ दीज हो, नन ऑफ दीज, ऐसे कुछ भी ऑप्शंस हो सकते हैं। देन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट, ये तो सरासरी गलत है। ठीक है ना, इसको मान भी लो, अपने को कंफ्यूजन है, इसको छोड़ दिया। टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट, ये सही है। फ्रिक्शन हमेशा कैसे लगता है? सरफेस के पैरेलल टेंजेंशियल लगता है। इंक्लाइंड गलत हो गया, और ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि मोशन को अपोज नहीं करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. और थोड़ा पेशेंस भी रखा करो, जल्दबाजी इंपॉर्टेंट नहीं है, सोच समझ के आंसर दो और चीजों को ध्यान रखो। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये और इम्पोर्टेंट है कि बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल चीजों में जो गलती हो जाती है, उस कारण भी हम नंबर गवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुलिंग ऑफ लॉन रोलर इज इजियर देन पुशिंग बिकॉज। कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनको पढ़ो और देखो। देखो अब ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो सिंपल ही, इस पे आईआईटी में भी एक बार क्वेश्चन आ गया था। तो सिंपल चीज है लेकिन कई बार हम मिस्टेक करते हैं। तो कॉमन स्टेटमेंट ये होता है, इट इज इजियर टू पुल द ऑब्जेक्ट्स देन टू पुश इट। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना आसान होता है कंपेयर टू उनको पुश करना, चाहे वो रोलर हो चाहे कोई ब्लॉक हो। क्यों होता है एक्चुअली? तो पुल करने का मतलब है हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, और जनरली पुश करने का मतलब है कि हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं। ठीक है ना, दिस इज मीनिंग ऑफ पुल। जब हम जनरली पुल का वर्ड यूज करते हैं तो ऐसे नहीं कि हॉरिजॉन्टल। नॉर्मली जब पुल ऐसे बोला जाता है, इट इज इजियर टू पुल एन ऑब्जेक्ट देन टू पुश इट, तो ये कॉमन कन्वेंशन लेके चलते हैं। पुल मतलब थोड़ा एंगल पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, पुश मतलब थोड़ा नीचे की तरफ। तो जब पुल कर रहे हैं तो इस फोर्स का एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा जो नॉर्मल को रिड्यूस कर देगा। भाई नॉर्मल mg के बराबर था, उसको रिड्यूस कर दिया, नॉर्मल रिड्यूस हो गया तो फ्रिक्शन भी रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए खींचना आसान हो जाएगा। पुश कर रहे हैं तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा जो नॉर्मल को बढ़ा देगा, और नॉर्मल को बढ़ा देगा तो फ्रिक्शन को भी बढ़ा देगा, फ्रिक्शन बढ़ा देगा तो जो पुश करना है वो मुश्किल हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो weight pulling of lawn roller is easier than pushing because weight of the roller gets decreased। तो weight तो reduce नहीं होता है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द पुलिंग फोर्स एक्ट्स डाउनवर्ड। जब हम पुल कर रहे हैं तो वर्टिकल फोर्स कहां लगेगा? अपवर्ड। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द पुलिंग फोर्स एक्ट्स अपवर्ड्स एंड देयरबाय डिक्रीजेस द फ्रिक्शन। क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि नॉर्मल रिड्यूस कर देगा और फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन थर्ड जो है वो सही होगा। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं एक बार। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द रोलर एंड देयरबाय मेकिंग द। नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, समझ आ रहा है? तो कॉमन स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है, इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ चुका है।
तो किसी भी चीज को पुल करना पुश करने से आसान होता है, क्योंकि जब पुल करते हैं तो फोर्स का एक कंपोनेंट नॉर्मल को रिड्यूस करता है और उसके कारण फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, यस। तो शैली एक बार दोबारा एक्सप्लेन करने को बोल रही, दोबारा वो बता देता हूँ। तो देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम पुल कर रहे हैं, स्टेटमेंट दिया होता है, तो पुल करने का मतलब तुम कह तो सकते हो कि सर हम तो हॉरिजॉन्टल खींच रहे हैं, लेकिन नहीं। अगर जब तक हॉरिजॉन्टल नहीं बोला, कॉमन कन्वेंशन जब पुल और पुश यूज किया जाता है, तो पुल का मतलब हम उसको थोड़ा ऊपर की तरफ एंगल पे खींच रहे हैं, और पुश का मतलब थोड़ा नीचे की तरफ एंगल पे पुश कर रहे हैं। तो जब हमने उसको ऐसे पुल किया, तो फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा ऊपर की तरफ जो नॉर्मल को रिड्यूस कर देगा, और इफेक्टिवली नॉर्मल रिड्यूस होगा तो फ्रिक्शन भी रिड्यूस हो जाएगा। और पुश कर रहे हैं तो फोर्स का एक कंपोनेंट डाउनवर्ड आएगा जो नॉर्मल को बढ़ा देगा और फिर फ्रिक्शन को भी बढ़ा देगा। चलो अगला क्वेश्चन ये है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? तो ये तो सिंपल ही है, जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है वो डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट इज डायमेंशनलेस, यूनिटलेस, तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो सबकी पावर 0 हो जाएगी। अच्छा ये क्वेश्चन करो, द वर्क डन इन होल्डिंग 15 kg सूटकेस व्हाइल वेटिंग फॉर अ बस फॉर 15 मिनट। तो 15 किलो का सूटकेस उठाकर हम 15 मिनट तक वेट कर रहे हैं बस का, तो कितना वर्क किया हमने? देखो ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है ना। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स की डायरेक्शन में कोई ना कोई कंपोनेंट होना चाहिए। तो यहां तो डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा है, 15 किलो का भार उठा के खड़ा हुआ है, तो देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क डन वैसे ही 0 है। तो ऐसा नहीं कि अब टाइम दिया है तो फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम लोग। तो डेफिनेशन का भी ध्यान रखना, डेफिनेशन इज एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा, और उसमें भी डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो कि उसका कोई ना कोई कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में हो। अभी तो उसकी जरूरत ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, तो वर्क डन इज 0। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोस फोर्सेस फॉर विच। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है इसमें से? तो कंजर्वेटिव फोर्सेस हमने क्या डिस्कस किया था? कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्स होते हैं जिनका वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, या किसी भी क्लोज्ड पाथ में वर्क क्या होता है? 0। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्स हैं जिनका वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, क्लोज पाथ में 0 होता है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क पाथ पे डिपेंड करता है। तो इंटीग्रल एफ डॉट डी एस क्या हो गया? वर्क। तो वर्क इज इक्वल टू 0 इन अ क्लोज पाथ, तो ये तो सही स्टेटमेंट है ही। दूसरा गलत है, वर्क डिपेंड अपॉन पाथ, ये भी गलत है। तो बोथ 1 and 3 तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें भी गलतियां कर रहे हो तो ध्यान दो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। और जैसे स्कूल एग्जाम में न्यूमेरिकल कम पूछे जाते हैं, तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वहां पे ये छोटी छोटी चीजों की इंफॉर्मेशन, जानकारी अच्छी होनी चाहिए। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, द एरिया बिटवीन फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस गिव्स। फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस का एरिया क्या देगा? चलो तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, सबका आंसर सही है। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट एक्सिस का एरिया क्या देता है? वर्क। तो वर्क की डेफिनेशन इंटीग्रल एफ डॉट डी एस, और इंटीग्रेशन का मतलब एरिया। इसका एरिया फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व का एरिया
हमें क्या देगा, वर्क कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल वर्क डन ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन पार्टिकल की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, और कुछ ऑप्शंस दिए हैं, तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखो ये स्टेटमेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम का, कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेस में सारे फोर्सेस आ जाते हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, इंटरनल, एक्सटर्नल, जितने भी फोर्सेस हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लगते हैं, वो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट होता है। यहां पूछा है कि वर्क डन ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो ये सारे फोर्सेस का वर्क होता है, कैसे भी फोर्स हो, कुछ उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। For any kind of force acting on a body, work done by all forces is equal to change in kinetic energy. So correct option is option number 4. अगला क्वेश्चन है, द इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट ए हाइट h with respect to ground is mgh. When it falls freely to the ground, its kinetic energy becomes. तो ग्राउंड से h हाइट तक एक पार्टिकल को लेकर उसकी पोटेंशियल एनर्जी है mgh। जब वो वापस ग्राउंड पे आएगी बॉडी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। देखो ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की बेस है, तो बॉडी को h हाइट पर ले गए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है। अब जब वापस जमीन से टकराने वाली होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वही लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी mgh है, तो जब वापस लौटेगा तो mgh एनर्जी लॉस करेगा वो, और वही गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, यानी कि k फाइनल माइनस k इनिशियल, k इनिशियल 0 है, तो फाइनल एनर्जी mgh ही होगी। सिंपल सा केस है, h हाइट से किसी बॉडी को ड्रॉप करेंगे तो जब वो जमीन से टकराएगा तो mgh एनर्जी लॉस करेगा, और वही काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा। उसी से अपन वो भी निकाल लेते हैं, स्पीड भी निकाल सकते हैं कि भाई लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mgh इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। इससे स्पीड भी निकाल सकते हैं, √2gh स्पीड आएगी जब वो ग्राउंड से टकराने वाला होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेस हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, देन दो बॉल्स हैं, उनका मास अलग अलग है लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो बताना है मोमेंटम किसका ज्यादा या कम होगा या बराबर होगा। देखो इसमें क्या देखा है, दो बॉल्स हैं, डिफरेंट मास है, सेम काइनेटिक एनर्जी, यानी k1 इज इक्वल टू k2। अब मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो हम फॉर्मूला ये वाला यूज करें काइनेटिक एनर्जी का, p²/2m। तो ये आ जाएगा p1²/2m1 इज इक्वल टू p2²/2m2। 2 का फैक्टर कट गया, p1² इज इक्वल टू m1/m2। तो p1/p2 इज √m1/m2। बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा आ रहा है रूट में, तो मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका मोमेंटम भी कम होगा। तो हैवियर बॉल हैज ग्रेटर मोमेंटम, ये सही है। लाइटर बॉल हैज ग्रेटर मोमेंटम, ये गलत है। बोथ बॉल्स हैव इक्वल मोमेंटम, ये भी गलत है। जीरो मोमेंटम, ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन करो, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बेंट बो इज। तो एक बो है, बेंट है, मतलब उसका धागा खींचा हुआ है अपन ने, तो जो एनर्जी वो पोजेस कर रहा है वो कौन सी होगी उसमें। देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि ये धनुष पे ऐसे तीर ऐसे
खींच के, धागे को खींच के रखा हुआ है। तो धागे में क्या होता है, स्प्रिंग जैसा इलास्टिक एनर्जी होती है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है जब हम धागे को खींचते हैं, और जैसे ही छोड़ेंगे इस तीर को, तब वो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में, जिसके कारण तीर आगे जाता है। अभी ये बात करें सिर्फ बेंट बो की, जब वो बेंट है, हमने उसको खींचा हुआ है धागे को, तो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर है, तो अभी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर है, ठीक है। और जब छोड़ेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अगला क्वेश्चन है ये, when two identical balls are moving with equal speeds in opposite direction, which of the following is true for the system of two bodies? मतलब दोनों बॉडी के सिस्टम के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैसे मोमेंटम की बात करें तो एक पार्टिकल का नहीं, सिस्टम का मोमेंटम, ऐसी काइनेटिक एनर्जी। तो दो बॉल मूव कर रही है इक्वल स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो बताना है सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, गिवन ऑप्शंस में से सेलेक्ट करो। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं, मतलब दोनों का मास सेम है, मूविंग विथ इक्वल स्पीड्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, इक्वल स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, तो मोमेंटम तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो एक बॉल का पॉजिटिव, अगर हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, तो एक बॉल का हो गया पॉजिटिव और दूसरी वाली का हो गया नेगेटिव, तो ये आ गया 0। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम की बात करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, दोनों की नॉन जीरो आएगी, हाफ mv² और दूसरे की भी हाफ mv², उसमें तो डायरेक्शन होती नहीं, तो सीधे ऐड हो जाएगा, तो नॉन जीरो आएगी। तो मोमेंटम पूरे सिस्टम का 0 आएगा और काइनेटिक एनर्जी नॉट 0। थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, मोमेंटम 0, काइनेटिक एनर्जी नॉट 0। चलो अगला क्वेश्चन करो। When the momentum of a body is doubled, the kinetic energy is, मास बॉडी का कांस्टेंट है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मोमेंटम डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, मास ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट। देखो इसमें काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम से रिलेट करना है, तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m। अब मास कांस्टेंट है, यानी काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू p², p के प्रोपोर्शनली p² के, तो मोमेंटम को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम ना, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। तो मोमेंटम दुगना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना, 2 का स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी, तो बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, इनमें मिस्टेक कर रहे हो थोड़ा ध्यान दो। चलो अगला क्वेश्चन है ये, For a body thrown vertically upwards, its direction of motion changes at the point where its total mechanical energy is. एक बॉडी को ऊपर फेंका तो डायरेक्शन ऑफ मोशन किस पॉइंट पे चेंज करेगी, जहां पर उसकी मैकेनिकल एनर्जी किस फॉर्म में होगी, पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होगी, लेस देन पोटेंशियल एनर्जी, इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बॉडी को ऊपर फेंका, जहां पे वो डायरेक्शन चेंज करेगी उस पॉइंट पर क्या होगा मैकेनिकल एनर्जी का। पार्थ कह रहा है मेरे को लग रहा है कि तीसरी बार सेम वही नंबर का ऑप्शन ज्यादा सही नहीं होता, ऐसा थोड़ी है, कुछ भी हो सकता है। अपने को अपने कॉन्सेप्ट पे विश्वास होना चाहिए, इससे क्या मतलब है, एक ही ऑप्शन कई बार 5-6 क्वेश्चन का लगातार आ सकता है, तो ये थोड़ी कि ऐसा नहीं हो सकता। हमें तुक्का थोड़ी मारना है, हमें तो अपनी नॉलेज के ऊपर आंसर देना है ना। फिर एक ऑप्शन चाहे 10 क्वेश्चन का लगातार आ जाए, हो सकता है वैसा हो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, तो कहां पे डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करती है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0।
तो जो सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में होगी, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व रहती है। तो जिस पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होगी वहां पर सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगी। अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी कैन हैव, इसमें से बताओ कौन सा आंसर सही है। तो देखो क्या करना है इसमें, अ बॉडी कैन हैव जीरो मोमेंटम। अगर मोमेंटम जीरो हो गया, तो मोमेंटम कब जीरो होता है, जब वेलोसिटी जीरो होगी। बॉडी है, मास तो जीरो होगा नहीं, और अगर वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो ही होगी, तो ये तो नहीं हो सकता। जीरो काइनेटिक एनर्जी, फिर से जीरो काइनेटिक एनर्जी कब होगी, जब वेलोसिटी जीरो होगी, और अगर वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम भी जीरो ही होना पड़ेगा, तो ये भी गलत हो गया। जीरो एसिलरेशन एंड इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी, अगर एसिलरेशन जीरो है दैट मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, उसको भी कांस्टेंट ही होना पड़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजिंग नहीं हो सकती। फाइनाइट एसिलरेशन एंड जीरो काइनेटिक एनर्जी, ये हो सकता है कि किसी बॉडी का फाइनाइट एसिलरेशन हो और जीरो काइनेटिक एनर्जी। जैसे एक इंस्टेंट पे अपन बात करें, बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट, बॉडी को फेंका ग्राउंड से, टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, उसका एसिलरेशन g है लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो ऐसा हो सकता है कि बॉडी का किसी इंस्टेंट पे एसिलरेशन फाइनाइट हो बट काइनेटिक एनर्जी जीरो हो। ठीक है, क्लियर हुआ। यस सर। अगला क्वेश्चन है, अ स्टेशनरी शेल एक्सप्लोड्स इनटू टू फ्रैगमेंट्स विद मासेस इन द रेशियो 2:3, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ देयर मोमेंटाइज। तो एक शेल है, एक्सप्लोड हो गई, तो जब भी ये एक्सप्लोजन वगैरह होते हैं इसमें भी क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, क्योंकि एक्सप्लोजन इंटरनल फोर्सेस से होता है, तो एक्सटर्नल फोर्सेस की एब्सेंस में मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो बताओ क्या आंसर आएगा। देखो अभी मैंने हिंट दे ही दिया था, फिर भी गलत कर रहे हो तुम लोग या नहीं बता पा रहे। तो स्टेशनरी शेल है, एक्सप्लोड करती है दो फ्रेगमेंट्स में, अब मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो ये रेस्ट पे है। इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो, तो फाइनली भी जीरो रहेगा, यानी इसका p है तो इसका भी मैग्नीट्यूड में p ही होगा, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तो रेशियो 1:1। हाँ, मास का रेशियो 2:3 है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, वेलोसिटी में फर्क पड़ जाएगा, वेलोसिटी अलग अलग आ जाएगी इसकी। तो जैसे इसकी वेलोसिटी अगर v1 है, इसकी v2 है, तो मोमेंटम दोनों का सेम है, तो 3v2 इज इक्वल टू 2v1 हो जाएगा। तो अगर कोई v1/v2 पूछता तो वो 3:2 आ जाता, लेकिन मोमेंटा का रेशियो, तो मोमेंटा तो दोनों का सेम ही होगा मैग्नीट्यूड में, मोमेंटा का रेशियो 1:1 आएगा, और मास का रेशियो जो है 2:3 है, तो वेलोसिटी का रेशियो उसका इनवर्स हो जाएगा 3/2। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बताओ, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, दो स्टेटमेंट्स, तो ऑप्शंस में से या तो फर्स्ट सही है या दो सही है या दोनों सही है या कोई भी सही नहीं है, सेलेक्ट करना है हमको। देखो इसमें लीनियर मोमेंटम जो है ये क्या होता है, mv। अब बताओ जो स्पीड या वेलोसिटी है, ये फ्रेम पर डिपेंड करती है या नहीं करती है, करती है। करती है ना। अलग अलग फ्रेम से वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, तो अगर वेलोसिटी फ्रेम पर डिपेंड कर रही है तो मोमेंटम करेगा या नहीं करेगा, करेगा। करेगा, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, अब वेलोसिटी फ्रेम पर डिपेंड करती है तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी या नहीं करेगी, करेगी तो। करेगी सर। करेगी, तो ये सही हो गया। अब दोनों गलत, दोनों सही तो है नहीं, तो बस यही सही है, तो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यस सर। यस सर। थोड़ा ध्यान दो, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, उसमें भी गलतियां कर रहे हो। चलो बाकी आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं।